अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक अच्छी खबर भी है आज और एक बुरी भी। अच्छी खबर यह है कि इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 13.5% की दर से आगे बढ़ रही है। ये दुनिया में दूसरी ऐसी अर्थव्यवस्था है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। ये कैसे हो रहा है? हम इन विषयों का आज जवाब तलाशने की कोशिश आज की परिचर्चा में करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज भारत की अर्थव्यवस्था जो अभी सांकेतिक हमारे पास रिपोर्ट आई हैं, जो भारत सरकार की कुछ एजेंसियों के द्वारा जारी की गई हैं, ये अनुमान लगाया गया है कि जो दूसरी तिमाही है मौजूदा वित्त वर्ष की 2022-2023 की, उसमें अप्रैल से जून के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो 13.5 है। अच्छी है। सामान्य तौर पर 7-8% को अच्छा माना जाता है, लेकिन ये 13% से बढ़ रही है। लेकिन पिछले फिनेंशियल ईयर में ये 22% बढ़ी थी और उसके बाद ये 20% की दर से बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि कोविड का लॉकडाउन था, सब कामकाज ठप थे। अब जब सब कुछ ओपन है तो अर्थव्यवस्था भी खुल गई है। कौन से क्षेत्र खुले हैं? सर्विस सेक्टर, इंटरटेनमेंट सेक्टर। लेकिन कोर सेक्टर में थोड़ी परेशानी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है, वो सिर्फ 4.5% की दर से बढ़ रहा है। तो जीडीपी का बढ़ना अच्छा संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। किस गति से? 13.5, गुड साइन। लेकिन पिछले 4 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी इसी दौर में है। महंगाई बहुत लंबे वक्त के से सबसे महंगी इसी दौर में है। क्यों? जब जीडीपी बढ़ रही हो तो लोग बेरोजगार कैसे हो रहे हैं, और जब जीडीपी बढ़ रही है तो फिर महंगाई कैसे बढ़ रही है? ये क्या कॉम्बिनेशन है? सामान्य तौर पर इस तरह के इंडिकेटर्स मिलते नहीं हैं। या तो फिर ये आंकड़ों का भ्रम है, मायाजाल है, और या फिर मार्केट में सिर्फ एक ही दो सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं जहां जॉब क्रिएशंस कम हो रही हैं। जॉब ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में 4 आदमी का काम अब 1 आदमी करता है और 10 आदमी का काम 1 कंप्यूटर करता है। तो वहाँ उस सेक्टर में थोड़ा चीज़ें ऑनलाइन होने से लोगों को रोज़गार कम हो रहे हैं। रोज़गार कहाँ मिलता है ज़्यादा? मैन्युफैक्चरिंग में। उस सेक्टर में थोड़ी मंदी चल रही है। वहाँ जो प्रगति की दर है वो 4.5% है, कम है। अगर ये 10% के ऊपर हो तो यकीन मानिए कि बेरोजगारी दर कम होगी। ये चिंता की बात है और हमें इसके बारे में सोचना भी चाहिए। दूसरा, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। ये क्यों हो रहा है? जब जीडीपी बढ़ रही है, बाजार में पैसा आ रहा है, व्यवस्था के भीतर पैसा आ रहा है, सभी सेक्टर में पैसा जा रहा है, तो फिर ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसके कारण भी हमें तलाशने होंगे। डोमेस्टिक इस्तेमाल की चीज़ें, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर हो, चाहे सब्जियां हो, दूध हो, चीनी हो, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, राशन हो, सब महंगा। क्यों? दवाएं महंगी, अस्पताल महंगे। थोड़ा सा भी इज्जतदार तरीके से इलाज कराने अस्पताल जाइए, जीएसटी। इसका हल क्या है? जब अर्थव्यवस्था का बढ़ना तो महंगाई को घटना चाहिए था और बेरोजगारी को भी घटना चाहिए था। तो आज हम परिचर्चा में इसके कारणों को तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो डेटा आया है वो डेटा बताता है कि इस देश की जो समस्या है वो बेरोजगारी है। इसको दूर किया जाना बहुत ही आवश्यक होगा और ये देखे जाने चाहिए कि इस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जाए। विशेष तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस सेक्टर में समस्या सबसे अधिक इस वक्त है। इसको कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि सर्विस सेक्टर तो स्वभावतः आगे बढ़ ही रहा है। लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें वो तो पूरी करेंगे ही। एंटरटेनमेंट है तो लोग देखेंगे, सर्विसेज का यूज करना है करेंगे। लेकिन जो सामान के निर्माण की प्रक्रिया है, फैक्ट्रीज हैं, वो प्रभावित हो रही, वहाँ छटनी हो रही है। डिमांड कम है मार्केट में, यानी इसेंशियल कमोडिटी ही मार्केट में सरवाइव कर रही है। ये कहने का तात्पर्य है। तो ये क्या जो कुछ भी जारी हो रहा है उसमें इतना भ्रम क्यों फैला हुआ है? ये क्या सांख्यिकी भ्रम है, सांख्यिकी भ्रम, या फिर वास्तविक सच्चाई है? आज इस बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल लोग भी हैं, अच्छे बड़े पत्रकार भी हैं, बिजनेस एक्सपर्ट भी हैं। उनसे समझेंगे इस कॉम्बिनेशन का मतलब
और आसान भाषा में आपको बताएंगे जो आपके समझ में आए, आंकड़ों के भ्रम में नहीं, आपको समझ में आने वाली भाषा में आपको बताया जाएगा। कुछ बयान सुनिए पहले। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एमएलए खरीद के सरकार बना ली, महाराष्ट्र में एमएलए खरीद के सरकार बना ली, अभी दिल्ली में भी आए थे, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे हमारे एक एक एमएलए को, 800 करोड़ रुपए लेके आए थे दिल्ली में एमएलए खरीदने के लिए। अभी तक इन्होंने पूरे देश में 277 एमएलए खरीदे हैं, 277 एमएलए, 6,500 करोड़ रुपए खर्च करके। वो पैसा कहां से आया? वो आपका पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के ये एमएलए खरीदते घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर। 2014 से लेकर 2022 तक केंद्र सरकार की नौकरियों में 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए हैं और केंद्र सरकार ने 7 लाख लगभग नौकरी दी है। तो आप सोचिए कितनी नौकरी दी है। कह रहे हैं 3 लाख और दे देंगे, मोदी जी ने कहा है कि 25 तक। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ कि अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है और बेरोजगारी घट गई है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। कोरोना की महामारी के बाद जब पूरे विश्व भर की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी, चरमरा गई थी, तब भी भारत ने न केवल कोरोना से प्रभावी तौर पर लड़ाई लड़ी, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सरकार की नीतियों और प्रयासों के कारण आज भारत की जीडीपी में लगातार उछाल आ रहा है। बेरोजगारी की दर लगातार गिर रही है और जो लोग मंदी की आशंका जता रहे थे, वो मंदी की आशंकाएं पूरी तरह से निर्मूल हुई है। तो आज की परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि गौर से सुनिए आप सब लोग और इसको समझने की कोशिश भी करिए, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आप इसका एहसास भी करेंगे। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। डीआर साहू बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री हैं। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों के उत्तर प्रदेश के बड़े पत्रकार हैं। राहुल सिंह बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। राजपाल कश्यप जी मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, और शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये अच्छी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी 13.5% की दर से आगे बढ़ रही, वेरी गुड। लेकिन ये कारण भी बताइए कि ये महंगाई और बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है? देखिए ब्रजेश जी, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना था। अब कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया में आज भारत सबसे मजबूत स्थिति में दिखता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके आज 2022 में हम खड़े हैं। देश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत होती गई है और देश के अंदर जिन जिन चीज़ों की आपने चर्चा किया, चाहे वो बेरोजगारी की चर्चा किया आपने, चाहे वो महंगाई की चर्चा किया, हमने उस पर रोक लगाने का काम किया, हमने बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम किया और हमने जो देश की जीडीपी है उसको बढ़ाने का काम किया। और कोरोना के बाद और कोरोना के अंदर आप आज भी देखेंगे दुनिया की बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस्टेब्लिश देश हैं, जो हमारे लिए अनुकरणीय थे। उन देशों की जीडीपी कुछ देशों की माइनस में है, कुछ देशों की क्या स्थिति है, आप उसका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। भारत के अंदर बड़ी तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये ज़रूर हमें कठिनाई हुई। और आपने देखा होगा कि कोरोना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति से कि इतने बड़े देश के अंदर आज हम वैक्सीनेशन करने में सबको सफल हुए। आज भारत के सभी प्रतिष्ठान खुल गए हैं, सारे ऑफिसेस, सारी चीज़ें, हम बड़ी तेज़ी से अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जी, जिसके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश कैसे सुरक्षित रहे इसके लिए उन्होंने काम किया। चाहे वो गरीब आदमी है वो कैसे सुरक्षित रहे, चाहे उसे अनाज देने से लेके उसको आर्थिक सहायता करने से लेके और विद्यार्थियों को लाने से लेके उनके घरों तक पहुंचा। बहुत सारे ऐसे कारण बेरोजगारी और महंगाई के हैं, इसको आप कैसे परिभाषित करते हैं? नहीं देखिए ब्रजेश जी, आप बेरोजगारी पर जब चर्चा करेंगे तो आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। 5 लाख सरकारी नौकरी
हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, छात्राओं की भागीदारी बढ़ी। आज महिला फोर्सेस बनी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस के अंदर महिलाओं की भर्ती को बढ़ाया गया, शिक्षकों की भर्ती रही हो, चिकित्सकों की भर्ती रही हो, वैक्सीनेशन रहा हो। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी आज 100% वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे ओडीओपी के माध्यम से या चाहे लोगों को रोजगार देने के माध्यम से, देखिए मैं 5 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहा था, 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने 4-4, 5-5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं हम, जिसमें से कई एक्सप्रेसवे पूरे हो गए। आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, हमने उसको खोल दिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। इन सब से रोजगार लोगों को सृजित हो रहा है। ओडीओपी को हमने प्राथमिकता दिया। आपने देखा उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया। इन सब चीजों को लेकर थैंक यू समीर सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करते हैं ब्रजेश जी। कंक्लूड करिए। हम जेवर एयरपोर्ट को बना रहे हैं। देखिए आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का नोएडा जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब होगा देश का और दुनिया का। अगर हो जाए तो हम सबको बहुत प्रसन्नता होगी, अच्छा लगेगा। अगर ऐसा हो पाया तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हम सबकी शुभकामनाएं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का प्रयास है, निश्चित रूप से वो प्रयास सफल होगा। आसिम वकार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आसिम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यपाल कश्यप जी डिबेट में आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया, स्वागत आपका। आसिम वकार जी, पहली तिमाही में जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है 13.5, 13.5, लेकिन अगस्त में बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा है और महंगाई भी सबसे अधिक है। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे असेस करते हैं? सर मेरी बात तो आपने बोल दी। देखिए एक फार्मूला है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो नौकरियां लोगों के पास ज़्यादा आएंगी, कारोबार ज़्यादा होगा, महंगाई बिल्कुल नीचे जाएगी, तभी जीडीपी बढ़ेगी। ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं बढ़ सकती कि महंगाई भी बढ़े, जीडीपी भी बढ़े और नौकरियों से भी लोग हाथ धो लें। इसमें कहीं ना कहीं झोल है, कोई ना कोई आंकड़ा फर्जी और झूठा पेश किया गया है। आपको ऐसा क्यों लगता है वकार साहब कि ये आंकड़े झूठे हैं? कोई रीजन आपके पास? मैंने बता तो दिया कि एक ही फार्मूला दुनिया में काम करता है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो महंगाई घटेगी, लोगों के पास रोजगार बढ़ जाएगा, ये फार्मूला है। लेकिन अगर रोजगार घट रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, तो जीडीपी नहीं बढ़ सकती, यही फार्मूला है। अच्छा, आप लोग तो पॉलिटिकल लोग हो, चलो इस आंकड़ों को एक तरफ रख देते हैं, फाइल में बंद करके किनारे। अब आपसे सीधे बात करते हैं कि आप जनता के बीच रहते हैं, आप लोग क्या फीडबैक लोग दे रहे हैं आपको? देखिए सर, आपके चैनल पे एक बड़ी मजेदार बात बोल दूं। हो सकता है आपके मतलब की ना हो, लेकिन आवाम के मतलब की मैं हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दे उठाता हूं। जिस तरह से जो पूंजीपति हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है या उनको दे दिया गया है, उन्होंने हमारे समाज पर और हमारे कारोबारों पर और हमारे लोगों पे कब्जा कर लिया है। अवैध कमाइयां बढ़ गई हैं। पहले सुना करते थे चंबल में डाकू हुआ करते थे, वो बंदूक के बल पर, ताकत के बल पर लोगों को लूटा करते थे। लेकिन आजकल ये जो दौर आ गया है मल्टीप्लेक्स का, बड़े बड़े बाजारों का, ये सर जो दौर चल रहा है, इसमें आपको एक छोटा सा एक मिसाल दे रहा हूँ। जो कोका कोला है, पेप्सी है, ये 20 रुपए की बिकती है कोन में, 1 लीटर 40 रुपए की नॉर्मल बिकती है। अब गेम क्या कर रही है सरकार? मल्टीप्लेक्स जो चल रहे हैं, आप इसमें जाइएगा, आपकी तलाशी लेंगे, आपको अंदर कर लेंगे। अब आप कोई चीज़ बाहर से ना ला सकते हैं, आपको जो लेना है वही लेना है। 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपके हाथ 350 की बेची जाएगी मजबूरी में, और सुबह से शाम तक 8-8, 10-10 सिनेमा हॉल बना रखे हैं। अगर 300 कोल्ड ड्रिंक भी बेच ली और पर कोल्ड ड्रिंक 300 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया, तो अंदाजा लगाइए कमाई कितनी कर रहे हैं।
कल कौन सी पिक्चर देख के आए? 30,000 40,000 रुपए, 30,000 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाई कोल्ड ड्रिंक से हो रही है सर। जेब किसकी लूट रही है? हमारी। टैक्स किसको मिल रहा है? मोदी जी को। जो टैक्स मिल रहा है मोदी जी को, वो टैक्स किसको जा रहा है? अडानी को, अंबानी को उससे माफ किया जा रहा है, उनके पैसे माफ किए जा रहे हैं। 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक हमको बेची जा रही है। एक मल्टीप्लेक्स में 30-30 40-40 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए का प्रॉफिट खाली कोल्ड ड्रिंक से लिया जा रहा है। जिस दिन आसिम वकार सत्ता में आ गए, उस दिन ये दिमाग में डाल लिएगा, इनके बोरिये बांध दूंगा, इनके बिस्तर बांध दूंगा मल्टीप्लेक्स वालों के। ये 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की बिकेगी। सिर्फ इन्हीं का सलीम बोरिया सिंह जी, बिस्तर इस पे बांधेंगे गौर कि कुछ कीजिएगा। और भी लोगों का बांधेंगे? स्कूल वालों का बांध दूंगा सर। ठीक है, ये जो स्कूल चल रहा है ना, ये हाँ, मैं इस शिक्षा पर भी आपसे माफिया। चर्चा करूंगा। राजपाल शिक्षा कश्यप मेरे माफिया साथ सर। ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वकार साहब। सर जी हाँ हाँ, बोले बोले, ये कुछ कहना शिक्षा चाह रहे हैं? माफिया जो हैं, जी इनके बारे में एक बात बोल दूं सर। 1 नेशन 1 एजुकेशन 1 फीस, करेक्ट। ये कौन सा तरीका मेरा बना रखा सपोर्ट है कि आपको, इस गरीब का मामले में बच्चा मेरा जो है- सपोर्ट। सुनिए सर, गरीब जब आप का ऐसी बच्चा- बात करते हैं तो नहीं, मेरा सर, बोलने सपोर्ट लीजिए। दोबारा मौका मत दीजिएगा सर। गरीब का बच्चा जो है वो पढ़े यूपी बोर्ड में। अरे और सर, अमीर आप का समीर बच्चा सिंह पढ़े के दोस्त हैं, मैं CBSE आपको 2 बार क्या 3 बार मौका दूंगा। सर सुनिए सर, मैं एक मुहिम चला रहा हूं, इसको कायम रखूंगा। मेरा एक मकसद है, मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि मैं हर आदमी तक समान शिक्षा पहुंचाना चाहता हूं। गजब। गरीब का बच्चा पढ़ेगा यूपी बोर्ड में, वाह, MIM और ने अमीर तो का बच्चा शानदार पढ़ेगा काम कर दिया CBSE फिर बोर्ड ये में। तो। और सारे कंपटीशन, नहीं सर, सारे कंपटीशन कराएंगे CBSE बोर्ड में। गरीब का बहुत बच्चा बढ़िया। कंपटीशन में आ ही नहीं पाएगा। जब कंपटीशन में नहीं आ अब पाएगा मुझे तो लग रहा है नौकरी कि भी नहीं आ भारत की पाएगा। राजनीति बदलने ये का समय कल्चर आ बंद गया होना जब चाहिए। MIM ये इस तरह बोलने लगी है। तो बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। आपके मित्र राजपाल कश्यप भी आ चुके हैं। कश्यप जी, बहुत शुक्रिया आपका। भारत की अर्थव्यवस्था तो तेज़ी से बढ़ रही है, 13.5%। इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है 13.5, बेहतरीन है। लेकिन बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और महंगाई भी बढ़ रही है। क्यों? देखिए, जब इन्हीं ने आंकड़े दिए थे कि 19 में दिए थे कि भारत ये बेरोजगारी के दौर से 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी, तब सरकार ने झुठला दिए थे आंकड़े। यही आंकड़े इन्हीं के थे, तो झुठला दिए थे। आज आंकड़े बता रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो जो नेशनल औसत दर है विकास दर की, उससे भी नीचे है। और वो छोड़ दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी की जो विकास दर थी उससे भी आधे पे है। माननीय अखिलेश यादव जी के विकास दर 5% थी और ये प्रति व्यक्ति, और इनके यहाँ तो 2.9 ही है। देखिए, मैं महंगाई बेरोजगारी तो मानता हूँ कि ये बढ़ी है, ठीक, लेकिन GDP 13.5 अच्छी कंसीडर की जाती है, जो मतलब इकोनॉमिस्ट लोग इसको अच्छा मानते हैं। देखिए, अब GDP कैसे आकलन किया है, क्या किया है, किसी चंद एक उद्योगपति क्या, वो तो पहुंच गए ना। जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं उनके मित्र पहुंच गए हैं 3रे नंबर पे। अब उनसे अगर देश का आकलन किया जाएगा, जो गांव में हल जोतने वाला, जो 2 वक्त की रोटी कमाने वाला, 10,000 15,000 पे नौकरी करने वाला कैसे जीवन यापन कर सकता है? मैंने नहीं बनाई है, ये तो मतलब एजेंसी ने जारी की है, मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ। ब्रजेश जी, ये जो मैं नीचे में देखता हूँ, आप मॉल में चले जाइए, खरीदार नहीं है। मॉलों में दुकान किराए पे लेने को लोग नहीं तैयार हैं, तमाशा देखने जा रहे हैं, या और जो AC की ठंडी हवा। जी पैसा ही नहीं है जेब में, कहाँ खरीदेंगे? कितने शोरूम बंद हो गए। और ये जो हमारे वकार साहब बता रहे थे कि फिल्म देखने जाओ तो उसमें कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए की बेची जाती है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा, चूंकि आपके दोस्त हैं, थोड़ा पिक्चर कम देखो भाई, महंगाई है। नहीं, ये देश सिनेमा हॉल बनने जा रहा है। अडानी के हाथ तो चलने तो दीजिए, ये अंबानी के हाथों तो चलने दीजिए। यही इन्होंने ले आए थे, जियो फ्री ले आए थे। आज कहाँ जियो, कितने पैसे लिए जा रहे हैं? आज तो सारे टीवी चैनल भी पता नहीं उनको, उनके शेयर खरीद लिए जा रहे हैं। वो सारा पे कब्जा करना चाहते हैं 1 या 2 आदमी। पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिस दिन कब्जा कर लेंगे। अभी तो ये, अब इन्होंने जमीन
पता है किसान की जमीन नहीं हड़प पाए उद्योगपतियों थैंक यू, के बहुत माध्यम शुक्रिया से। आपका। मैं सहमत लेकिन जी। गांव गरीब का Thank you। आदमी परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। एक भी भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, सारी परीक्षाएं लीक हो गए पेपर। बाकी बातें सारे नेक्स्ट राउंड में रख लीजिएगा आप। शुक्रिया। शैलेंद्र तिवारी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शैलेंद्र, देखिए अर्थव्यवस्था तो तेजी से बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। 13.5 मतलब गुड, ठीक माना जाता है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई भी है, जिसको समीर सिंह गोल कर जाते हैं और 13.5% वाले को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। सर देखिए, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने बहुत चालाकी के साथ अपनी बातें रखी। खैर, चालाकी का आप उनको शालीन मानते हो कि चालाक? पहले तो ये क्लियर कर दो। शालीन चालाक, ओके। मतलब एक जो होता है शालीनता के साथ जो चालाक। शालीन होगा वो चालाक कैसे हो जाएगा? अरे सर, शालीन लोग बहुत चालाक होते हैं। अच्छा। तो मैं एक किस्सा आपको एक मिनट का सुना देता हूँ। एक बार एक राजा ने एक सड़क पर पुल बनवाया, सड़क पर, ना वहाँ नदी ना वहाँ नाला, कुछ नहीं था, और वहाँ पर एक बॉक्स रख दिया, किसी का कोई सुझाव हो तो दें। उन्होंने पैरामीटर नापने के लिए किया, लोगों ने कोई सुझाव नहीं दिया, कुछ नहीं किया। अब वो सड़क चालू हुई, उस पर टोल लग गया, लोगों ने टोल भी देना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उस पर लगा कि अब जनता का पैरामीटर और नापना है, तो उन्होंने वहाँ 10 रुपये के साथ में जो जाएगा उसको 1 जूता भी पड़ेगा। तो लोगों ने उस पर भी विरोध नहीं किया। फिर वो लगा वहाँ पे कि भाई कोई सुझाव, कोई राय हो दे दीजिए, लोगों ने नहीं दिया। एक दिन क्या हुआ कि उस बॉक्स में एक चिट्ठी थी, राजा को संबोधित करते हुए कि प्रिय राजा और फलाना धमकाना, और तो देखा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या है इसमें, पढ़ो। तो उसमें पढ़ा, तो उसमें उस व्यक्ति ने लिखा था कि सर, टोल ले रहे हैं ये भी अच्छी बात है, जूता मार रहे हैं ये भी अच्छी बात है, पर जो जूता मारने वाले लोग वहाँ पर हैं उसके चक्कर में भीड़ बहुत लग रही है और वहाँ जो है समय ज़्यादा लगता है, कृपया जूता मारने वालों को बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग जल्दी जा सकें, ये दे सकें। तो अब हम ऐसी स्थिति में लगभग आ चुके हैं। एक बात तो ये हो गई। अरे ऐसा भी नहीं है, सर, कैसी ये एकदम कहानी? फैक्ट है, ये एकदम मतलब कड़वा सत्य है ये। अब दूसरी चीज़, मेरे एक मित्र हैं, उन 2013 में 65 रुपये कड़वा तेल उनको महंगा लगता था। अभी कड़वे तेल का दाम कम हुआ है, 240 रुपये में बैलकोलू जैसे कंपनियों लोगों ने तेल बेचा है, कड़वा तेल। 2013 में वही तेल 65 में था, तब उनको महंगा लग रहा था। आज वो 160 और 65 में उनको कम होने के बाद 220 से, तब वो सस्ता लगता है। क्या मैं उनसे बात करूं? और लोग कहते हैं कि विपक्ष कमज़ोर है। किस बात में विपक्ष कमज़ोर है? विपक्ष क्या किसी के घर में जाकर के आग लगा दे तब मजबूत होगा, या किस तरह से करे? आपने उसको ताकत दी है, किसी को 2 MLA की, किसी को 100 MLA की, आपने एकंगा कर दिया सर जनता की स्थिति में, एकदम लटका हुआ तराजू है। तो लोग ये अपनी मनमानी करेंगे ही। ये बहुत ऐसी ही शुक्रिया स्थिति आपका। और लगती है। 3 बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, DR साहू और मेरे साथ हैं, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लोगों की एस्पिरेशन, आकांक्षाएं, इन सबको आप कैसे परिभाषित करोगे? देखिए, आपकी डिबेट बड़ा रोचक है और उसको मैं देखता हूं कि अमर्त्य सेन की चश्मे से देखना चाहता हूं। हाँ। अमर्त्य सेन इसी बात को ही कह के पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में नोबेल प्राइज़ मिला कि जीडीपी चाहिए या खुशहाली चाहिए। तो जीडीपी की वृद्धि से खुशहाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये एक सवाल है जिसको आपने इस डिबेट में रखा। नहीं सर, मैं भी बहुत प्रशंसक हूं उनका और मैं जब भी मौका मिलता है उनको ज़रूर पढ़ता तो हूं। उन्हीं की बात को लेते हुए मैं कहता हूं कि वो जो बात करते हैं उसमें वो 2 बातें करते हैं कि क्षमता वर्धन की बात करते हैं, और क्षमता वर्धन में हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, फिलॉसफी है, अंत्योदय, तो उसके ऊपर काम तो करना चाहिए, कर भी रहे होंगे। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है कि जीडीपी के आधार पे, जैसे कि बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि जीडीपी से खुशहाली नहीं आ सकती है, और जीडीपी की वजह से हमारी जो सामाजिक विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सारे क्षेत्र में जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट अमर्त्य इस इंडिकेटर में कोई भ्रम तो नहीं है? बात की है। इस इंडिकेटर में कोई भ्रम तो नहीं पाते हो आप? अब इसके बारे में अब तो उछाल है जीडीपी के, और उस उछाल को 3 महीने में, 1 महीने में तो हम उसको आकलन नहीं करना चाहिए। सर, जब लोग मानते थे कि ये इंडियन इकोनॉमी के बूम का गोल्डन टाइम है, 2009 से 12 के आसपास के बीच का, 9% तक हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी थी, लेकिन उस वक्त पैसे तो थे मार्केट में। इस वक्त भले ही 13.5% हों, पर क्राइसिस दिखती है। ये
थोड़ा कॉम्बिनेशन समझ में मुझे भी नहीं आया, पता इसको मैं भी भेद नहीं पाया अभी तक। मैं कॉम्बिनेशन को देखने में ये है कि हमारी जैसे कि कार्ल मार्क्स और बहुत सारे लोग कहते थे, जो हमारी एक बहुत सारे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, उन सभी जो परंपरागत अनुगत्यता की तरफ हम चले जाएंगे तो उसमें फिर ये सब दिखाई नहीं देगा आपको। तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसमें बस दिखाई देगा कि किसी तरह से लोगों को अब विश्वास दिलाना, विश्वास के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से तो बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सर्विस सेक्टर ही तेजी से आगे बढ़ रहा हो, बाकी सेक्टर पीछे जा रहे हो, इस कारण असमानता हो? सर्विस सेक्टर पहले से भी बढ़ा हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि सर्विस सेक्टर को भारत के यदि हम देखेंगे 2009 से 2014 में भी सर्विस सेक्टर बढ़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पे यदि हम बात करें 2014 से लेके 2022 में इनकी जो एक कोविड को, पैंडमिक को आप ले सकते हैं, पैंडमिक का एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन पैंडमिक के बाद ये उछाल एक सकारात्मक है और उसमें हम एनकरेज है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये कि हमारी जो आधारभूत संरचना है, हमारी जो स्वास्थ्य और शिक्षा और जिस तरह से सामाजिक विकास की जो पैमाने हैं, जिसमें खुशहाली की बात है, जो खुशहाली आ सकता है रोज़गार से और खुशहाली आ सकता है कि महंगाई की कम होने से, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको हमारे हिसाब से सरकार को, जो सरकार अभी भी है, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनका फिलॉसफी है अंत्योदय। बहुत शुक्रिया आपका सर। अंत्योदय की बात को ध्यान देना चाहिए। सिद्धार्थ कलहंस और राहुल सिंह, दो बहुत ही शानदार एक्सपर्ट मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सब लोग की पॉलिटिकल और सामाजिक ओपिनियन के बाद मैं इन दो एक्सपर्ट्स की तरफ इस टास्क को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि ये दोनों ही इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले मौका देता हूं सिद्धार्थ कलहंस को, और दोनों की खूबी है कि दोनों विपरीत विचार रखते हैं, शायद अब आज पता नहीं जो भी रिफ्लेक्ट हो। सिद्धार्थ कलहंस जी, आप तो काफ़ी स्टडी कर लिया होगा, हम लोग तो जनरल नॉलेज ही सिर्फ रखते हैं, चूँकि आप इस विषय के एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये भ्रम की स्थिति क्यों है। देखिए, भ्रम की स्थिति इस वजह से है कि जैसा अभी प्रोफेसर D.R. साहू साहब कह रहे थे कि हमने जीडीपी को महंगाई के कम होने से जोड़ दिया है, जो कि वस्तुतः दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है। कि जीडीपी को आप बढ़ जाने का मतलब ये होगा कि महंगाई कम हो जाएगी और लोगों को सामान सस्ता मिलने लगेगा। लेकिन असली भ्रम कहाँ पर है? दरअसल भ्रम ये है कि जैसा हमारे आपके दोनों के दोस्त आसिम वकार ने कहा कि साहब ये आंकड़े झूठे हैं। नहीं, आंकड़े एकदम सही हैं। जो एनएसओ ने आंकड़े जारी किए हैं, आंकड़े एकदम सही हैं। 13.5% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इन आंकड़ों को पढ़ने का जो तरीका है, वो तरीका दरअसल वो अलग अलग चश्मे के साथ इस आंकड़ों को पढ़ा जा रहा है। एक चश्मा ये है जो बता रहा है कि बहुत अच्छा हो गया। दूसरा चश्मा ये है जो अर्थशास्त्रियों का चश्मा है, वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि जो एस्टिमेट था, यानी कि जो एस्टिमेट आरबीआई ने दिया था, जो एसबीआई ने दिया था, उस एस्टिमेट से जो ग्रोथ हुई है वो कम है। एस्टिमेट 15.7 से 16.5% के बीच में था आरबीआई, एसबीआई और तमाम सारे बड़े वित्तीय संस्थानों का। उसके मुकाबले 13.5% रही है। इसमें एक बड़ा कारण है जो आपने चर्चा की शुरुआत में कह दिया कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बहुत स्लगिश रही है, कतई असंतोषजनक रही है। और अब जो आपने बेरोज़गारी की बात कही है, मैन्युफैक्चरिंग से उसको सीधे जोड़िए तो आपको साफ नज़र आएगा कि जब तक मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तब तक आपको रोज़गार की संख्या में बढ़ोतरी नज़र नहीं आएगी। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जिस जीडीपी को लेकर बहुत गुलाबी पिक्चर बताई जा रही है, उस जीडीपी का जो बेस है, आप बहुत ही लो बेस के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, जो पिछले साल की पहली तिमाही का बेस था। अगर आप चौथी तिमाही से इसकी तुलना कर दें, यानी कि तो आप ये देखेंगे कि करीब 3-3.25 लाख करोड़ रुपए जो है, बल्कि 3.5 से भी कुछ ज़्यादा, वो आपके जीडीपी से गायब हो गए। 40 के करीब हम थे और हम 36 के आसपास, 36.5 के आसपास आ गए। तो ये हमारी जीडीपी से इतने लाख करोड़ रुपए वो दरअसल कम हो गए। ये, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 3 तिमाहियों की सुस्त हालत के बाद चौथी तिमाही ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया था। तो इसको हम 13.5% को हम वास्तविक आंकड़ा मान लेते हैं।
वो NSO को लेकर जो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हम मान लेते हैं चिंताजनक चीज़ें जो हैं वो 2-3 हैं। एक कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ संतोषजनक नहीं है, जिसके चलते रोजगार उसको बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात, प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ी है, प्राइवेट मुझे लगता है थोड़ा कोर सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोर सेक्टर प्रभावित हो रहा है। कोर सेक्टर में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी जो कोर सेक्टर्स हैं उन पे भी ध्यान मैं देना अनुरोध करूंगा जी, बस एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये अनुरोध होगा जरूर सरकार से कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट स्पेंडिंग के मुकाबले गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो सबड्यूड दिख रही है। और महंगाई को लेकर आपको बता दूं, 2012 के बाद IIP और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें शामिल हुई वस्तुओं पर गौर नहीं किया गया। 10 साल बीत गए हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर CPI को फिर से उसमें शामिल की गई चीज़ों को अगर फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा तो आपको महंगाई की भी, वरना खबर तो ये भी आई है ना कि महंगाई घट गई, लेकिन महंगाई नहीं घटी। हम आप जा रहे हैं बाजार में, हमें महंगाई हर चीज़ हर चारों तरफ बहुत विकराल रूप में दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ करण जी, पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, वरना आंकड़ों पर भ्रम इसी तरह से बना रहेगा। मैं बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल सिंह। राहुल, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आप सबके विचार सुनने के बाद अब बारी आपकी है। आप NSO को इन आंकड़ों को किस तरह से परिभाषित करना चाहते हैं? दूसरा विषय ये है कि GDP का बढ़ना और साथ में बेरोजगारी और महंगाई का भी उसी रफ्तार में बढ़े रहना, इस असंतुलन को आप कैसे परिभाषित करते हैं? और दूसरा, आगे आने वाले समय को अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आप कैसे मापते हैं? शुक्रिया ब्रजेश जी। मैं इसमें तीन बिंदु में अपनी बात रखना चाहूँगा। पहला तो यह कि जो GDP का डेटा NSO ने जो रिलीज किया है वह बिल्कुल सही है, आंकड़े बिल्कुल सही हैं। प्रॉब्लम ये यहाँ पे यह हो रही है कि जो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में एक इम्बैलेंस है उसका ग्रोथ में, इस कारण से आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, क्योंकि आज एक मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा रिटेन करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी साहू साहब कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। दुनिया अभी एडम स्मिथ के मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर ली है। हम लोग एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में हैं और स्कॉटलैंड में जो पुनर्जागरण हुआ था उस वहाँ से जो थ्योरी चली है, जो फिलॉसफी चली है, दुनिया के लगभग सारे देश उसको आज अडॉप्ट किए हुए हैं। और जब आप यही कारण है कि आप देखें जब पैंडेमिक आया तो उसके बाद से करीब करीब पूरी दुनिया आज एक हाई इन्फ्लेशन के इस दौर में चली गई है। आप देखिए कि मैं बार बार बोलता हूँ, कई प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ और बोलता रहा हूँ कि आज जैसे आप सबसे विकसित देश और की बात करें तो उनमें अमेरिका का एक बहुत ही उच्च स्थान है। अमेरिका पिछले 40 वर्ष के सर्वाधिक इन्फ्लेशन रेट 8.5 पे है। 1981 के बाद सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अमेरिका में है और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ही बुरे तरीके से जूझ रही है। तो यह मैं इसलिए अमेरिका का बात कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, बट इकोनॉमी का जो थ्योरी है वो लगभग यूनिफॉर्म होता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो एक इम्बैलेंस है वहाँ भी इम्बैलेंस है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के बीच में पैंडेमिक के बाद। इस इम्बैलेंस को दूर कैसे किया जाए? जब तक ये असंतुलन दूर नहीं होगा तब तक ये पैरामीटर आपको ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो इसके लिए गवर्नमेंट कई सारे स्टेप्स लेती है, जैसे एक्साइज ड्यूटी कम करके, अब आप इंटरेस्ट रेट पे काम करके, इंपोर्ट्स ड्यूटी पे काम करके, कुछ एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके, कुछ इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके, जैसे शुगर के मामले में आपने देखा, चीनी के मामले में गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया। और एक्साइज ड्यूटी भी अभी कुछ समय पहले एक्साइज ड्यूटी पे भी पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया गया है। तो ऐसा है कि ये चीजें आपके सामने आने में समय लगती हैं। और आप देखिए RBI गवर्नर के अभी कुछ दिन पहले के स्टेटमेंट को उन्होंने कहा है कि 2 साल लगेंगे करीब करीब हमें इन्फ्लेशन के कंफर्टेबल स्टेज में 4% के अराउंड आने में। तो पैंडेमिक के बाद का ये जो समस्या है पूरी दुनिया में है, हर देश को इससे जूझते हुए निकलना होगा और कुछ समय के बाद स्टेबल हो जाएगा इन्फ्लेशन। बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो
13.5 आई है। लेकिन एक पैरामीटर जिसके बारे में आज हम सब यहाँ इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, आपके समक्ष भी मैं वही प्रश्न रख रहा हूँ, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है। ये असंतुलन की स्थिति क्यों है? ये आंकड़ों का भ्रम है, ये वास्तविकता है, और या फिर बाजार में हालात कुछ और हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था दुनिया में ताश के पत्तों के उस महल की तरह है जो एक बड़ा झोंका आता है और वो भरभरा कर गिर जाती है। कोरोना काल के बाद अगर अर्थव्यवस्था गिरी और आज नया कोई संकेत आ रहा है तो ये शुभ संकेत है। आप अपने बगल के देश में देखिए, श्रीलंका ने हिंदुस्तान को कितना डरा दिया, वो कितना डूब गया। और ऐसे में अगर भारत मजबूती से खड़ा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, तो इसके जो कृषि प्रधान देश का जो आधार है वो हमारी ताकत है। इतनी तकलीफ, इतने झंझावात, इतने संघर्ष के बाद भी भारत आगे बढ़ता रहे, ये हर भारतवासी चाहता है। और अच्छी कोई खबर आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, वो जब हम 47 में आज़ाद हुए तो 33 करोड़ की आबादी थी, आज 133 करोड़ है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी उस रफ्तार से हम संसाधन पूरे नहीं कर पाए। उस रफ्तार से न रोजगार दे सकते हैं, न नौकरियां दे सकते हैं, न लोगों को खाना, कपड़ा, बिजली, सड़क, संसाधन, तमाम सारी व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई, तो समस्या तो रही। उस पर कंट्रोल करने पर सारा बोझ अर्थव्यवस्था पर आता है। भारत में अर्थव्यवस्था को लेकर शोर मचता रहा है, लेकिन कोरोना काल में ब्रजेश जी, मुझे इस बात का बड़ा भरोसा हुआ कि जब तक हमारे देश में शराबी हैं तब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं हो सकता। वो हर हाल में संभाल लेंगे, गिरने नहीं देंगे। और आज अर्थव्यवस्था को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। आज भारत में जो दुनिया के अमीर लोग हैं उसमें भारत के लोग भी शामिल हैं। तीसरे नंबर पर हमारे देश का आदमी है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देखिए कि हम लोग तो बचपन से महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में सुनते आ रहे हैं। ना ये कभी ख़त्म हुई, ना कोई सरकार ख़त्म कर पाई। 40 साल कांग्रेस रही, 10-15 साल बीजेपी रही, तमाम बीच बीच में सरकारें आती रहीं। तो महंगाई और गरीबी हटाओ के नाम पर तमाम सारे लोग सरकारें बनाते रहे और गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबी हटाने का नारा देने वाले लोग अमीर होते चले गए। इस देश की आमदनी और खर्चे का जो अंतर है वो आम आदमी की कमर को तोड़ता है। और यही वजह है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, अच्छे जगह पर उनको नहीं रख पा रहे हैं, उनको खाना नहीं खिला पाते, उनको अपनी सुविधाएं अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की सोच है और दो तरह की ग्रोथ भी है। जो भाजपा से प्रेम करते हैं उनके लिए ये ग्रोथ सकारात्मक है। जो भाजपा से नफरत करते हैं, विरोध करते हैं, उनके लिए ये ग्रोथ नकारात्मक हो सकती है। आप ये देखिए कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जब सबको राशन मिल रहा है तब भी लोग कहते हैं लोग भूखा सोते हैं। जब राशन नहीं बढ़ता था तब एक बहुत बड़ी आबादी भूखे पेट सोती थी रात में। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इसको रुपए से या अर्थव्यवस्था से जैसे चाहे तुलना करें, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि रुपया गिरता नहीं है, रुपया नीचे जा रहा है। अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, गहरी करने के लिए विपक्ष इसकी आलोचना ज़बरदस्ती करता है। हम लोग ये मानते हैं कि कोरोना काल का दौर गुजरा और उसमें कहना बहुत आसान था कि सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, घर से मत निकलिए। लेकिन जिसके घर में खाने नहीं था, छोटे बच्चे थे, वो इस बात को कैसे माने? उसको तो निकलना मजबूरी थी, वो निकला, तमाम सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन हम उस दौर में भी हैं जहाँ पर महंगाई का असर 3 लोगों पर नहीं दिखता है। वो 3 लोग हैं जो बाप की खाता है, जो हराम की खाता है और जो मांग के खाता है। इनके लिए चाहे महंगाई आ जाए, चाहे बवंडर, चाहे आफत, इनका कोई असर नहीं पड़ता। तो आप ये देखिए कि अगर मेरा मुल्क आगे जा रहा है
उसको ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ना है, अगर वो तरक्की करना चाहता है तो उसके लिए उसका स्वागत होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार है, जनता उसको अप्रिशिएट कर रही है, तो उसको भले पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़े, कहीं ना कहीं तो भारत में खर्चा करेंगे। विदेश में अगर स्विस बैंक में जो लोग धन जमा करते थे, ये बुरा माना जाता था। अब ये माना जाता अगर हिंदुस्तान के आदमी हिंदुस्तान में पैसा कमा के खर्च करे तो अच्छा है। ये ज़रूर है कि भाई कारपोरेट के पैसे ज़्यादा बढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, आम आदमी के पास नहीं आती। तो ये तो ब्रजेश जी हमेशा रहा है, गरीबी जो है वो हमेशा एक एक निवाले के लिए तरसती रही है, और अमीरी आँख पे खीरा लगाती है, ब्यूटी पार्लर में लेटी रहती है। ये हमेशा ये अंतर और समानता रही है, इसको हम आप नहीं पाट सकते। लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि जो सरकार लंबी चलेगी, ईमानदारी से चलेगी, वो देश का भला कर सकती है। बहरहाल दोनों का दर्द मैं सम्मिलित करता हूं अच्छाई और बुराई के साथ। जी, रफीक सदानी ने लिखा है कि ई महंगाई, ई बेकारी और नफरत के फैली बीमारी, और दुखी रहा जनता बेचारी, बिकी जात बाय लोटा थारी, और जियो बहादुर खद्दर धारी। बहुत शुक्रिया आपका बीरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने ग्राउंड जीरो से आपने इनपुट देने के लिए। समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, आपने प्रियंका गांधी का ट्वीट देखा होगा। उन्होंने लिखा है कि 2021 में बेरोजगारी की वजह से देश में 11,724 लोगों ने आत्महत्या की और ये 26% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। बीजेपी सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी युवाओं को हताश कर रही है। समीर सिंह जी, देखिए ब्रजेश जी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दो ऐसे चिड़ियों का नाम है। मैं चिड़िया इस नाते कह रहा हूँ कि वो घर में बैठ के चिड़िया ही उड़ाने का काम करते हैं, धरातल से उनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, कष्ट उनको इस बात का है कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा बेरोजगार हो गए, उनके ज़मीन के धंधे नहीं चल रहे हैं, उनके काले कारनामे नहीं चल रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो भ्रष्टाचार की दीवार थी वो ढह रही है, और देश की जनता ने उनके भ्रष्टाचार के चेहरे को पहचाना है। इस नाते हो सकता है कि प्रियंका जी को चिड़िया उड़ाने की शौक़ है, वो उड़ाते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है। लेकिन ब्रजेश जी, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपने इस डिबेट में सभी एक्सपर्टों की राय ली। एक्सपर्टों ने पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों को छोड़ के उन्होंने कहा कि आंकड़ा सही है, दिशा सही है। हाँ, ये ठीक बात है कि कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो बात मैंने प्रारंभ किया था कोरोना की, आप उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ब्रजेश जी। लोग नंगे पैरों राजस्थान से वापस आ रहे थे। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार थी, लोग नंगे पैरों वापस आ रहे थे। पंजाब से लोग नंगो पैरों वापस आ रहे थे। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने बिजली काट दिया था, पानी काट दिया था, और लोगों को बता दिया कि साहब गाजियाबाद के बस अड्डे पर आपको बस मिलेगी, आपको आपके घर तक पहुँचाएगी। एक भी बस नहीं थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोरोना के अंदर, जब ये नेता अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी सड़कों पर लोगों की व्यवस्था के लिए जिलों में घूम रहे थे। देखिए ब्रजेश जी, मैं इतना जरूर कहूँगा कि कभी जीडीपी बढ़ेगी, कभी घटेगी, बेरोजगारी कभी बढ़ेगी, गरीबी घटेगी, लेकिन देश के नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो एक सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में देश के विकास के लिए, नौजवानों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी निरंतर काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है, अभी मैं राज्यपाल कश्यप को सुन रहा था, हमने सैफई में डांस नहीं कराया, हमने कहीं महोत्सव नहीं कराया, हमने कराया है तो अयोध्या के अंदर दीप जलाया है, काशी का विकास किया है, मथुरा का विकास किया है। हम सैफई में डांस नहीं करा रहे थे। राज्यपाल जी अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। राम को भी नहीं अब बोल लो आप, तब हम बोलेंगे। एक सेकंड राज्यपाल जी, इनको कंप्लीट कर दीजिए, आता हूँ। सब लोग खूब टाइम है, अपन आराम से बात करेंगे। अपनी बात कंप्लीट करिए समीर जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं यही 20 सेकंड आपके पास जी। शुगर मिल किसने चलाया? योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया। चाहे वो पिपराइच हो, मुंडेरवा हो, रामाला हो, हमने क्षमता बढ़ाया। चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल की क्षमता बढ़ाया। वो सहयोगी किसके थे?
अखिलेश यादव जी के। हमने बिना भेदभाव के योगी आदित्यनाथ जी ने विकास किया। थैंक यू। हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हर वो काम किया जो जरूरी था। हमने गरीबों के विकास के लिए सब वो काम किया। 30 सेकंड लेंगे ब्रजेश जी। हमने गरीबों के लिए घर बनाया। सर्वाधिक देश के अंदर अगर गरीबों के लिए घर बना तो उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी साहू जी दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात कर रहे थे। हमने गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाया, उनको लाभ पहुंचाया, हमने उनको शौचालय दिया, हमने देश के अंदर बंद कारखानों को प्रारंभ किया। आपने देखा होगा 5 साल में कहीं भी किसानों को खाद और पानी के लिए डंडे नहीं चले, लोगों को खाद और बीज और पानी मिले। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आसिम वकार। समीर सिंह की माने तो एकदम चमन है और सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन है। आप तो बेवजह कंप्लेन कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक महंगी है। सर मैंने तो जो बात कही वो इतनी सच है कि जितना पूरब से सूरज निकलता है पश्चिम में डूबता है उतनी सच है। आप जाके चेक कर लीजिए। अरे वकार साहब, मैं झूठ नहीं बोलता सर। आपके आदर्श कौन है? समीर सिंह जी, मैं वकार साहब आपके आदर्श कौन है? देखिए आप बीच में न बोलिए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। नो, जिस पार्टी का आदर्श सालार मसूद हो आप बीच में न वो बोलिए, हमें सीख दें। नो, जिसका कुछ उत्तर प्रदेश में आपके है बीच ही में नहीं। कोई नहीं बोला। अब आप दूसरों जब्त हो गई, सालार मसूद जिसके आदर्श सिर्फ आसिम वकार बोलेंगे। नो समीर जी प्लीज। ओके आसिम वकार गो अहेड। देखिए मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। और जो मुझे पता है, जितना मैं जानता हूं कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी, कैसे क्या होगा, कि जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो मजदूरों की ज़रूरत बढ़ेगी, और जब मजदूरों की ज़रूरत बढ़ेगी तो घर घर पैसा पहुंचेगा। जब हर घर में नौकरी होगी, हर घर में पैसा होगा, हर आदमी खुशहाल होगा, तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और जब जीडीपी बढ़ेगी तो जो 82-81 रुपए का डॉलर में जो चल रहा है रुपया, हमारा $1 का 80-81 रुपया, वो घट के आ जाएगा 55-50 रुपए पे। लेकिन ये सच है कि जब डॉलर और रुपए में बहुत अंतर हो जाएगा और रुपए की इज्जत गिरती जाएगी जी, तो ये समझ लीजिए कि जितने आंकड़े दिए जा रहे हैं सब झूठ है। अगर आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो डॉलर का रेट कम होना चाहिए। करेक्ट, ये सीधा सा फंडा। बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट लोगों से भी समझ लेते हैं। राजपाल कश्यप जी, बोल दूं, आपको कुछ आपत्ति थी समीर सिंह के बयान पे? बोलिए राजपाल जी। नहीं, समीर सिंह जी ने बताया कि कोरोना काल में योगी जी ने ये किया वो किया। अरे जितने लोग उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक थे पैदल चलते हुए जिनकी मौत हो गई, एक का बता दें नाम जहां योगी जी गए हो या इनका आदमी गया हो, मदद करने का काम किया हो। हम बता सकते हैं आपको। माननीय अखिलेश यादव जी ने 70 लोगों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया, और मैं खुद स्वयं हरदोई में चेक देने गया था। लोग भूखों से मर गए, चलने का वाहन नहीं था इसी उत्तर प्रदेश में। ये क्या बात करेंगे? दवाइयों में जो लूट कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, इनकी मंत्री लिख रहे थे। दूसरी बात ये क्या बात करेंगे? ये 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। कोरोना काल नहीं था तब भी नहीं नौकरी दे पाए थे, और कोरोना काल के पहले ही अर्थव्यवस्था इनकी चौपट हो गई थी। इसको कई गवर्नर जनरल आरबीआई के गवर्नरों ने भी कहा। दूसरी बात, सेना में सबसे ज्यादा भर्ती होती थी उसमें अग्निवीर बना रहे हैं। रेलवे में जहां सबसे ज्यादा भर्ती होती थी उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। एयरपोर्ट जो बना रहे हैं वो अडानी को दे रहे। चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे थे, इसी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चौधरी चरण, उसके आगे लिख दिया इन्होंने अडानी एयरपोर्ट। अब अडानी, ये तो पीठ पे भी लिख देंगे अडानी। ये जो सिनेमा हॉल बनाएंगे, यहाँ जो भी बिस्किट टाफी और गेहूं भी खाएंगे, और वो भी हमें इनके रेट पे देना पड़ेगा, और जो विरोध करेंगे उसको डंडा मार के अंदर कर देंगे। ये तो विपक्ष भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा, इनका कड़ा जवाब देगा। उसके पीछे सीबीआई, इनकम टैक्स, ये गुंडई है सरेआम। अब लोकतंत्र कहाँ है? यहाँ तो बोलने की आजादी नहीं है। जो बोलता है कोई टीवी चैनल भी बोले, सच्चाई दिखाए, उस पे भी एफआईआर, उसकी भी जांचे, और कोई बचा है इस लोकतंत्र में? ये गुंडागर्दी है, तानाशाही है। सब्जी वाले
सब्जी वाले ठेले वाले भी नहीं लगा पा रहे ठेला। ओके, शैलेंद्र तिवारी, ठेले आपके वो नेताओं को उठा- चिड़िया ये उड़िया कह रहे थे, क्या है? गाँव में सर, क्या सर, एक अर्थव्यवस्था? बात खाने रह की गई दो थी, मैं वक्त बोलना की चाह रहा रोटी था, नहीं सर। है। अच्छा, थैंक यू राजपाल जी। हाँ, आसिम वकार, 20 सेकंड सर, ओनली 20 सेकंड। जी, समीर साहब को एक बात बताना चाह रहा था कि जिस दिन आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, तो अभी आप डॉलर खरीद रहे हैं 81 रुपए में, और जिस दिन आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी तो उस दिन हिंदुस्तान का रुपया अमेरिका वाले खरीदेंगे 81 रुपए में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तिवारी। यही फंडा है सर। आप कहाँ शैलेंद्र डॉलर तिवारी, के आप कर नहीं चक्कर पा में रहे हैं, पड़े और हुए मुझे हैं? लग रहा है- नेताओं को चिड़िया उड़िया कह रहे थे, क्या है ये? सर देखिए, दो चीजें हैं। हाँ। चिड़िया तो वास्तविकता में उड़ती है, ये लोग तो घोड़े और हाथी उड़ा दे रहे हैं। इनकी क्या बात करना। इन्होंने 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया था, हमारी सरकार ने उन लोगों को जेल में डाला था। इनकी सरकार आते ही कनी मूजी, ए राजा, कलमाड़ी, तमाम लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए इनकी सरकार में। यानी कि इन्होंने उसको करप्शन के सिस्टम से बरी कर दिया एकदम। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा वो घोटाला, जमीन घोटाला, ये कर डाला, वहाँ कर डाला, कहीं कुछ है नहीं। ये हवा में झूठ बोलते हैं, ये हवा में गांठ लगा देते हैं और बोलते हैं कि भैया इसमें लटक जाओ, और लटकने वाला आदमी लटका तो सीधे लटक ही गया। पहली। दूसरी चीज़, शहर में 1000 ATM आज की तारीख में है, आप अपने स्तर से जांच करा लीजिए, और चैलेंज के साथ कहता हूं कि 600 खाली हैं, बंद हो चुके हैं। बहुत बढ़िया जीडीपी है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये स्थिति है। आप दूसरी चीज़, हम इन तमाम एक्सपर्टों की जो बात है उससे हम बहुत अच्छी बात करें। उन्होंने कहा दिशा सही है। हाँ, आपकी दिशा अभी भी सही है, लेकिन भारत की दशा दुर्दशा हो चुकी है। आप गरीब आदमी के पास जाके देखिए तो पता लगेगा आपको, क्योंकि आप बैठे हैं आज की तारीख एसी कमरों में। आप जिस चिड़िया की बात उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो चिड़िया अब आप आकाश से नहीं, अब आप हवाई जहाज के अंदर से उड़ाते हैं। थैंक यू तिवारी जी। और भाई चिड़िया साहू उड़ाना जी, कोई आप बुरी बात बताइए नहीं कि इस है। व्यवस्था को हाथी और दुरुस्त घोड़ा कैसे, उड़ाना इस बुरी बात है। संतुलन को कैसे खत्म किया जाए, चिंता इस पर होनी चाहिए। अब मेरे से जी, आपसे मैं तो ये कहूँगा कि विकास का जो केंद्र बिंदु है वो जन है, लोग हैं, और उसके साथ साथ फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कल्याणकारी अर्थशास्त्री के रूप में लोग बताते हैं, वो बहुत एक दो छोटे छोटे उदाहरण से मैं बताऊँगा। एक भूखे हैं, जैसे कि हमारे बीरेन जी बता रहे थे, और एक बाई चॉइस भूखे हैं। तो उस तरह के दोनों में बहुत अंतर है, दोनों लेकिन भूखे हैं। भूखे, एक व्यक्ति भूखा है और उसका एक व्यक्ति व्रत से या बाई चॉइस भूखा है, वो कैपेबिलिटी हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक गाड़ी घटा रहा है सर, और एक फैट के लिए तरस रहा है सर। दो तरह के लोग दूसरा है कि एक को गाड़ी चलाना आता है और वो गाड़ी चलाने की क्षमता है, लेकिन उसके पास गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी के वो सारे चीज़ें नहीं है जिससे वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो बात कहीं पे कहीं ये बात आती है, जो कि फिलॉसफी जो उनके है अंत्योदय, उसी के तहत हम तो कहते हैं कि भाई अच्छे दिन का जो आकांक्षा है वो सब तो ठीक है, लेकिन धरातल में दिख नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो उसमें उस समस्याओं की वजह से हमारा कहना है कि राजनीतिक दलों को चुनाव 24/7 में जीतना बड़ी बात, अच्छी बात है, उनका बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन बात वहाँ नहीं है। बात ये होती है कि खुशहाली, आम लोगों को खुशहाली कैसे, वेलबींग की बात है। उस वेलबींग में खड़ी उतरना पड़ेगा, बहुत और शुक्रिया उसमें सर, विपक्ष की बहुत बड़ा भूमिका है, उनको घेरना। सिद्धार्थ जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सिद्धार्थ कलन जी। देखिए, अभी बात हुई कि दिशा ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बयान मेरा नहीं है कि दिशा ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, आंकड़े ठीक हैं, आंकड़े ठीक हैं, आंकड़ों को पढ़ने का तरीका और आंकड़ों को पेश करने का तरीका गलत है। उन आंकड़ों को पेश किया जाना चाहिए या उन्हें पढ़ा जाना चाहिए महामारी से पूर्व 2020 की हमारी जो स्थिति थी उसके मुकाबले। हम जब उसको 2021 के मुकाबले पढ़ेंगे तो हमें बहुत सुंदर तस्वीर दिखाई पड़ेगी, जो कि पूरा हमारा कोविड महामारी से ग्रस्त पीरियड था। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था, मैंने कहा साहब, निजी प्राइवेट स्पेंडिंग यानी कि व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला खर्च बढ़ा है। खर्च इसलिए बढ़ा है कि एक साल तक लोगों ने अपने खर्चों को रोके रखा और इस तिमाही में उस खर्च को कर दिया। इस पूरी ये जो पूरे आंकड़े जारी हुए हैं, इन आंकड़ों में चिंताजनक चीज़ें जो हैं, जो दिख रही हैं। देखिए, व्यापार, अभी DR साहू साहब ने जन की बात कही है, बिल्कुल सही बात है कि देश देश के आदमी से बनता है। देश किसी नक्शे पे लाइनें खींच देने से नहीं बनता। देश का मतलब देश में रहने वाले लोग हैं। रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलता है कहाँ? ये जो व्यापार हैं, रिटेल का व्यापार है, होटल है,
ट्रांसपोर्ट है, अगर इनकी हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ है अभी भी वो महामारी के दौर से पहले वाला यानी 2020 की जो ग्रोथ थी उसके मुकाबले हम 15% अभी भी कम परफॉर्म कर रहे हैं। और इसलिए आपको बहुत सारी बेरोजगारी भी दिख रही है, बहुत सारी महंगाई भी दिख रही है, बहुत लोगों की बदहाली आपका परेशानी दिख तात्पर्य रही है कि हमें इस इसके पर काम अलावा करने की आवश्यकता है। इन्हीं बिल्कुल। और श्रम की सबसे ज्यादा मांग जो है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में अभी तो बहुत ही जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम बार हम लोग इस वक्त ट्रबल में है। हम आज भी महामारी के पहले वाले स्तर पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से जहां श्रम की मांग है हमारी ग्रोथ वहां नहीं हो रही है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी। मैं राहुल जी को आमंत्रित करता हूं, राहुल सिंह को। राहुल जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हम इस कोर सेक्टर को और अपग्रेड करके कैसे कर सकते हैं, कामकाज इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग हो गया या रियल इस्टेट जैसे उद्योग जिसमें एक ही इंडस्ट्री 36-38 तरह के लोगों को रोजगार देती है, 38 तरह के रोजगारों का सृजन करती है, हम इसको कैसे मजबूत करें? देखिए, गवर्नमेंट जो स्टेप्स पूर्व में गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कोर्स करेक्शन होने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जो भी स्टेप्स लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और आने वाले समय में एक सही स्थिति में आ जाएगा। और जब ये स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से जैसे आप जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी का भी इम्बैलेंस इम्प्रूव करेगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इम्प्रूव कर जाएंगी। ये पैंडेमिक के बाद का असर है, पूरी दुनिया में है, भारत भी उसको भुगत रहा है, लेकिन बस कुछ समय की बात है। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था करेक्शन की तरफ जा रहा है। आप जुलाई के भी इन्फ्लेशन को देखें तो अब इन्फ्लेशन में इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, 6.71% था, तो ये इम्प्रूव कर जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा के लिए आप सब ने निकाला। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।